जय हिंद दोस्तों। इसमें हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास देखेंगे। चैप्टर रहेगा 10 इमारतें, चित्र एवं किताब। ये लास्ट हिस्ट्री की क्लास है, क्लास 6 की। बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी देखेंगे या सामाजिक वाला देखेंगे। ये हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। बाकी का वीडियो आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सारा चीज़ का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ज्योग्राफी का 9 क्लास तक, 6 से लेकर 9 क्लास तक कंप्लीट क्लास चुके हैं, और इस वीडियो के साथ हम क्लास 6 का हिस्ट्री का भी कंप्लीट करवा देंगे, और बाकी का भी ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट होगा। बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन यूट्यूब पर हम डाल रखे हैं। साथ ही साथ NCERT 360 डिग्री का भी क्वेश्चन डाला हुआ है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो लोग सीटेड के फर्स्ट या पेपर 1 या पेपर 2 की पेडागोजी की क्लास भी हम डाल चुके हैं, उससे भी आप लोग जाकर देखिए। और साथ ही साथ आप, और ये खासकर 6 to 8 के लिए तो ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुके हैं, उसे भी जाकर देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। और उसके बाद हिस्ट्री की भी क्लास देख लीजिएगा। और 6 to 8 के लिए केवल एक पॉलिटी बच गया है, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 8 तक के ही NCERT पूछता है, उससे बाहर कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। स्टार्ट करते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें क्या कहती हैं? मरुशती और लौह स्तंभ। मरुशती आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसमी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और में टीन मिलाकर कांसा बनाया। जहां हड़प्पा कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी और लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और हलवा लोहा। यदि इन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे तो हम आप लोगों को सीटेड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कम से कम 1000 सब्सक्राइब करना और करवाना होगा, तभी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप ही लोगों के चलते हम रात को 11 बजे वीडियो बना रहे हैं। बताइए, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है ना? आप लोग को हमारा सपोर्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इसे खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र के नाम एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे।
आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ये जो देख रहे हैं ये लौह स्तंभ, ये आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा ये पहले था। हम तो कभी दिल्ली गए नहीं हैं, हमारे भाई छोटे वाले वहीं रहते हैं, तो वही गए हुए थे यहाँ, तो वो बताते हैं कि जबकि हम लोग यहाँ जो लोहे की गेट या खिड़की होती है, तो बरसात आने पर क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, लेकिन ये इस लौह स्तंभ पर कोई भी जंग नहीं लगा है, ये अभी भी वैसा ही है, वो बताते हैं। बाकी हम कभी जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ से दिखाएंगे, अभी तो हम गए नहीं हैं। चलिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, अरे भाई रुक, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए अब कैसा हो गया है, ये है बहुत ही खूबसूरत है। हम तो फ़ोन में देखे, आप लोग में से कोई यदि यहाँ गए घूमने तो आप लोग बता सकते हैं क्या है, कैसा है, अपनी राय बता सकते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिससे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अमरावती ढूंढो चित्र में। यहाँ सभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया है। चलिए इसे पहले देख लेते हैं। सांची स्तूप, ये कहाँ है? सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसे शॉर्टकट में MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति इस चित्रों को देखकर इसका वर्णन करते हैं।
कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मूर्ति या देवता की मूर्ति रखा जाता था। गर्भगृह का मतलब क्या होता है? गर्भ मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य का जो गर्भ होता है उसमें बच्चे होते हैं, उसी तरह मंदिर के गर्भ में क्या रहेंगे? मूर्ति रहेंगी। तो उसी प्रकार गर्भगृह का मतलब जहाँ मूर्ति जी स्थापित होती थी उसे ही गर्भगृह कहते हैं। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, देखिए इसी को गर्भगृह, ये गर्भ मतलब गोल हो गया और यहाँ पर मूर्ति को बैठाया जाता था। जहाँ मूर्ति को बैठाते थे वो उसी को गर्भगृह बोलते हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मंदिर में इसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्मित किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडपम नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। सभागार किसे बोलते हैं? जहां सभी लोग इकट्ठे होते थे उसे सभागार, अधिकतर मंडपम के नाम से भी इसे जाना जाता था। गर्भगृह जहां मूर्ति स्थापित होती थी। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए ये सब है। चलिए इन चीजों को भी देखते हुए चलते हैं। पूरा का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थर से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी से तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्मक कहा जाता है। एकाश्मक मतलब एक ही पहाड़ी को काटकर उतना बड़ा मंदिर बनाया गया था, इसीलिए एकाश्मक मतलब एक। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर में ईंटों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों के नीचे ईंटों की एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। मतलब हर एक ईंट को जोड़ के ऊपर की ओर ले जाते थे। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब यदि ईंट से बनाना हो तो नीचे से जोड़कर ऊपर ले जाना है, और पत्थर की जो मंदिर काट के बनाई जाती थी ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर आते थे। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब पत्थर का बनाना होता था तो ऊपर से नीचे की ओर आते थे, और ईंट से बनाना होता था तो नीचे से ऊपर की ओर जाते थे। चलिए, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्ग मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया।
ये है मंदिर, देखिए ये है मंदिर, देखिए ये है सब मंदिर। बाएं उड़ीसा का जैन मठ। इन पहाड़ियों को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत बनाया गया। कमरे में प्रवेश द्वार को ध्यान में देखें, उनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। और दिखाए गए इन गुफाओं में क्या अंतर है? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने के लिए प्रवेश में कई अवस्थाएं होती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाओं को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर का स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिला खंडों को पहचानना होता था। यहाँ पत्थर को काटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को चौखटे, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। नीचे दिए गए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस तरह गुफाओं की खुदाई की जाती थी? देखिए ये पत्थर को पूरी तरह से काटकर बनाया गया है। ये कितना मतलब अच्छे से बनाया गया है। कहीं एक पॉइंट पर इतना ही करके और छोड़ देंगे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो हर उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती। जैसे हाथी का दांत, काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांचे के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार जैसे ऐसे स्त्री पुरुष भी शामिल है, जिनके नाम स्तंभों, रेलिंगों पर मिलते हैं। मतलब इन्होंने भी इसे बनाने में मदद की है। देखिए उस समय के इन दीवारों पर खुदे हैं, इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग उन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिए थे। चलिए चित्रकला से हम लोग कल यानी अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसीलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आप लोग को भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।